नमस्कार, जय हिंद। मैं शशांक आप सबके लिए लेकर आया हूँ 22 ऑफ मई के द हिंदू डाउन टू वर्ड्स और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। आज के कुछ टॉपिक्स हैं, देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या हैं आज के। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो आता है हाई कोर्ट मॉडिफाइज कंडीशन ऑफ कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन 3 men हु ट्राइड टू स्मगल सी ककम्बर्स। यहाँ पे टॉपिक निकल के हमारा आता है सी ककम्बर्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ सी ककम्बर्स के बारे में, ये आपका GS से लिंक हो जाता है, जो कि आपका साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में कवर होता है। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ सी ककम्बर्स की, ये क्या है? ये एक तरह से मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। दीज आर योर मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है। एंड दीज आर योर पार्ट ऑफ व्हाट? एकिनोडर्म्स। ठीक है, दीज आर योर पार्ट ऑफ एकिनोडर्म्स, पहली चीज। दूसरी चीज, स्मॉल टेंटिकल लाइक ट्यूब फीट, मतलब कि जो एकिनोडर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर दी स्मॉल टेंटिकल लाइक ट्यूब फीट, लोकोमोशन एंड फीडिंग, मतलब कि ये छोटे छोटे यहाँ पे टेंटिकल्स लगे होते हैं, ऐसे कुछ होता है। ठीक है। और दीज आर योर एकिनोडर्म्स। ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके शैलो टू डीप सी एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ के डीप सी में ही पाए जाते हैं, ये आपके शैलो एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। ठीक है। और मैं अगर बात करूं कि ये फ्लोट कहाँ कहाँ होते हैं, ये फ्लोट होते हैं इन द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक्टोनिक। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक्टोनिक। दीज आर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सी ककम्बर्स। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सी ककम्बर्स आपका न्यूज़ में है। और अगर बात करूं इस चीज़ की, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग इसको स्मगल करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जाके और उसको फिर कैश कर देते हैं, जो कि चीज़ इलीगल है। हम लोग जानते हैं सी ककम्बर्स के बारे में और चीज़ें क्या हैं। अगर बात करूँ साइज़ की, 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 1.8 मीटर तक ये बड़ा हो सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं फूड हैबिटेट्स की, स्कैवेंजर्स मोस्टली फीड ऑन स्मॉल फूड्स, मतलब कि जो स्कैवेंजर्स हैं उन पे ये फीड होते हैं। ठीक है। और मैं अगर बात करूं इसके आपके आइटम्स ऑन दी सी फ्लोर के, ठीक है, and other foods such as plankton, algae and aquatic invertebrates and waste particles. ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर सी ककम्बर्स। आगे देखते हैं इसके बारे में। और अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए, दे कंज्यूम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। दे कंज्यूम व्हाट? दे कंज्यूम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट रिसाइक्लेबल न्यूट्रिएंट, मतलब कि जो भी डिकम्पोजिशन हुआ होगा उसको ये लोग कन्वर्ट करके इनटू द ऑर्गेनिक मैटर और ये लोग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि दी सी ककम्बर्स आर एक्टिंग एज अ न्यूट्रिएंट इनहिबिटर्स? हम ये चीज़ कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के बाद उसका ऑर्गेनिक फॉर्म में और उसको रिसाइक्लेबल न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हम कह सकते हैं कि जो सी ककम्बर्स हैं वो एक तरह से आपके न्यूट्रिएंट को आगे लाते हैं। ठीक है। एंड अगर बात करूं फीडिंग एंड एक्सक्रीशन इंक्रीजेस सी वाटर्स एल्कलिटी एंड रिडक्शन इन ओशियन एसिडिफिकेशन, मतलब कि जो ओशियन का जो एसिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण। इसके कारणवश क्या होता है कि जो ओशियन है उसमें जो पानी है दैट बिकम्स एसिडिक। यहाँ पे सी ककम्बर क्या करता है, ये ड्यू टू इट्स फीडिंग एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस जो कि ओशियन में होती है, उसके कारणवश जो ओशियन एसिडिफिकेशन है उसको ये रिड्यूस कर देता है या तो ये बिल्कुल भी कम कर देता है। ठीक है। क्लाइमेट में इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ओशियन का एसिडिफिकेशन, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को आगे लाना, ये दो चीजें, ये दो मेन फीचर्स हैं सी ककम्बर्स के। ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं
इंडिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की, सो इंडिया के पास बेसिकली 200 तरह की स्पीशीज हैं। इंडिया के पास, हमारे पास 200 तरह की स्पीशीज हैं विच आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में कि सी ककम्बर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल, अंडर योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। एंड वी हैव मोर देन 200 स्पीशीज, ठीक है। ये कुछ नाम दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल होलोथूरिया, फुसबॉलिविया, ठीक है, ये हो गया, प्लस आपका एच नोबिलिस हो गया। सो ये दोनों जो आपके हैं दीज आर योर सी ककम्बर्स, ठीक है। और ये दोनों की दोनों ही लिस्टेड हैं अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स सिंस 2020। सो ये इतनी इंफॉर्मेशन है विच यू शुड नो अबाउट दी सी ककम्बर्स। एक बार इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन पैनजीनोम मैप। सो इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है पैनजीनोम मैप। पैनजीनोमिक कंडीशन या फिर पैनजीनोम मैप क्या होता है वो देखेंगे हम सबसे पहले। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, हम वो भी देखेंगे इसमें, ठीक है। और जीनोम बेसिकली क्या होता है हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सो न्यूज़ आ रही है आपकी ह्यूमन पैनजीनोम मैप के बारे में, जो कि आपका GS3 से लिंक हो जाता है, साइंस एंड टेक। देखते हैं न्यूज़ क्या है। सो न्यूज़ में जो कंटेंट निकल के आता है वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंटेंट क्या है, हिस्ट्री क्या है। सो जीनोम के बारे में बात हो रहा है। सो जीनोम बेसिकली क्या है, जीनोम बेसिकली एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस है। मतलब कि आपके हेयर का रंग कैसा होगा, आपका साइज कितना होगा, आपका रंग कैसा होगा, आपका क्या कहते हैं मतलब कि आपका बोलने का अंदाज कैसा होगा, मतलब ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं किस पे, जीन्स पे, ठीक है। और ये जीन्स क्या होते हैं, दीज आर यू कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये आपके होते हैं आपके DNA में, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन योर DNA, ठीक है। एंड दीज जीनोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच नीडेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कोई भी जीव जंतु के आगे बढ़ने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, दिस इज डन बाय जीनोम, ठीक है। नाउ अगर जीनोम की बात करूं, सो दे आर दी DNA इंस्ट्रक्शंस, DNA इंस्ट्रक्शंस। और ये कहाँ पे होता है, ये आपका होता है क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जैसे कि ये सेल है, ओके, इस सेल में आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आपका DNA होगा। और DNA में क्या होता है, वी हैव जीन्स, ठीक है। और इसी जीन्स को अगर हम लोग एक तरह से सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग इसको अरेंज कर दें, ठीक है, सो ये हो जाता है आपका जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या हो जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं आगे। सो सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जीनोम सीक्वेंसिंग को हम लोग करते हैं, क्यों साइंस जो है और जो क्या बोलते हैं जो मेडिकल साइंस है वो क्यों इसके पीछे इतना जागरूक है, क्योंकि दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। मतलब कि छोटे लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग में, वो सब चीज़ें यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। और कोई भी अगर बीमारी है, कोई भी अगर डिजीज़ है,
सो उसका जड़ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसकी मेन जो है वो कहाँ से वो चीज़ आया, ठीक है। अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे किसी भी डिजीज, किसी भी वायरस का अगर हम लोग पता लगा सकते हैं, सो हम लोग उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सो इसीलिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम लोग ह्यूमन डाइवर्सिटी की बात करें तो, ठीक है। और मैं अगर बात करूं इसके कंस्ट्रेंट्स की, मतलब इसके क्या क्या कॉन्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब डीएनए को एक तरह से सीक्वेंसिंग में रखना, फिर उसका मतलब उसको फिर सोल्यूशन में डालना, मतलब कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो दीज आर योर एक्सपेंसिव प्रोसीजर, ठीक है। नाउ अगर बात करूं मैं नेक्स्ट कंटेंट की, सो नेक्स्ट है रेफरेंस जीनोम। सो हम लोग पढ़ते हैं कि रेफरेंस जीनोम क्या होता है, ठीक है। सो ये ऐसा जीनोम होता है जो कि न्यूली सीक्वेंस्ड होता है, ठीक है, जो कि न्यूली सीक्वेंस्ड होता है और वो एक तरह से कंपैरिजन में रखा जाता है विथ इट्स रेफरेंस मैप। रेफरेंस मैप का क्या मतलब हुआ, देखिए, जैसे कि एक मैं यहां ड्रॉ करता हूं, जैसे कि एक जीनोम सीक्वेंसिंग है, एक जीनोम सीक्वेंसिंग है जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, ठीक है। और ये आपकी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और इसी के सामने अगर मैं एक और मैपिंग ड्रॉ करूं और इसको मैं कह दूं कि ये जीनोम रेफरेंस मैप है, मतलब कि इसको देखते हुए, ठीक है, इसको देखते हुए जो जीनोम रेफरेंस है इसको बनाया गया है, ठीक है। सो बेसिकली क्या मतलब हुआ कि दोनों को एक तरफ रखकर और जो नया जीनोम बनेगा, जो नई जीनोम सीक्वेंसिंग बनेगी, इसके कारणवश जो है रेफरेंस मैप, सो इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस जीनोम, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि कोई भी जीनोम हम लोग अगर ऐसा डेवलप करें, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी जीनोम ऐसा डेवलप करें जो कि हमने किसी से हेल्प ली हो, किसी और जीनोम से, सो अगर हम कहीं से हेल्प ले रहे हैं सो वो हो जाता है हमारा रेफरेंस मैप, ठीक है। और जो हमारा नया बनता है उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस जीनोम, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं थर्ड चीज की, सो न्यूज में आ रहा है आपका विच इज नोन एज पैनजीनोम मैप। सो पैनजीनोम क्या होता है एक बार ये देखते हैं हम लोग। सो पैनजीनोम क्या होता है कि दिस इज लाइक अ लीनियर सीक्वेंस, मतलब कि एक ये लाइन के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, या आपके एक लाइन के फॉर्मेट में रहेगा। और अगर मैं बात करूं पैनजीनोम की, सो इट इज अ ग्राफ, इट इज अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। ये एक तरह से ग्राफ के फॉर्मेट में दिया होगा जहां पे कि हर एक क्रोमोसोम, ठीक है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, हर एक क्रोमोसोम क्या होता है यहाँ पे, इट एक्ट्स लाइक अ बैम्बू लाइक स्टेम स्ट्रक्चर, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम जैसे कि ये सेल है, ठीक है, और हर एक क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ बैम्बू लाइक स्टेम, ठीक है। नाउ होगा क्या कि अगर हम लोग पैनजीनोम मैप के बेसिस पे, अगर हम लोग पैनजीनोम मैप के बेसिस पे जीनोमिक सीक्वेंस को स्टडी करते हैं, सो क्या होता है कि हम लोग और ज़्यादा छोटे लेवल पर आके चीज़ों को रीड एंड स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि जो रेफरेंस जीनोम है इसके भी अंदर जाके हम लोग और इसको स्टडी कर सकते हैं। सो पैनजीनोम मैप इज मोर इफेक्टिव देन योर रेफरेंस जीनोम। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक तरह से ग्राफ फॉर्मेट में ये स्टडी किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसमें एक तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है आपके क्रोमोसोम्स में, ठीक है, क्रोमोसोम्स में। सो इन दो रीजंस की वजह से हम लोग और छोटे लेवल पर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्यों जो पैनजीनोमिक मैप है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए
मैं अगर बात करूं कि जो ह्यूमंस हैं, सो ह्यूमन बीइंग के पास 99%, ठीक है, मान लीजिए ह्यूमन 1 है और ह्यूमन 2 है, सो इन दोनों ह्यूमंस के बीच में 99% जो डीएनए है वो सिमिलर रहता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हमको जानना हो, सो हम लोग इनका यूज करके और इन दोनों ह्यूमन बींग्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 99% ही है, ठीक है। 1% और कुछ अभी भी डिफरेंस लाई करता है दोनों के बीच में, ठीक है। सो ये जो 1% की जो स्टडी है ये आपकी पैनजीनोमिक मैप से हो सकती है, ठीक है। और यही 1% के चलते हम लोग जितने भी डाइवर्सिफाइड जो भी वायरसेस, डिजीज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में फैल रही हैं, हम उनको पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस परसेंटेज विल बी स्मॉल, ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये बहुत स्मॉल है, लेकिन जो ह्यूमन जीनोम है ना वो आपका 3.2 बिलियन इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड आपका कंटेन करता है। सो आप लोग ये सोचिए कि एक छोटे से क्या बोलते हैं उसमें जीनोम में आपका कम से कम 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं एक छोटे से इसमें जीनोम में, ठीक है। सो अगर 1% की बात करूं तो ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई फिर, है ना। एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, यहाँ पे दो की बात हो रही है, इज वूपिंग अराउंड 12.8 बिलियन न्यूक्लियोटाइड। सो इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की यहाँ पे बात हो रही है, 1% की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है 12.8 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो पैनजीनोमिक मैप जीनोम सीक्वेंसिंग मेथड है, इसमें क्या होता है, दिस हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द एरर फ्री सीक्वेंसेस एंड विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन डाइवर्सिटी, ठीक है। आप, मैं और जो भी बहुत सारे लोग हैं उनमें कौन कौन सी डिजीजेस ना हो उसका पहले से ही हम लोग स्टडी कर सकते हैं बाय दिस पर्टिकुलर मेथड इन अ बेटर वे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आए, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि विच जीनोम सीक्वेंसिंग इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटी, ऐसी कौन सी जीनोम सीक्वेंसिंग है जो ह्यूमन बींग्स के लिए और उसकी डाइवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है। सो वो है आपकी पैनजीनोमिक मैप जीनोम सीक्वेंसिंग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ONDC। व्हाट इज ONDC? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या है? इसको जानने से पहले मैं आपको हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए, जैसे कि बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है। जैसे कि प्लेटफॉर्म, मैं कुछ अगर ड्रॉ करूँ आपके लिए, पहले लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए बहुत सारे, जैसे कि प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, ठीक है। और यहाँ पे बायर्स भी हैं बहुत सारे, बायर 1, बायर 2, बायर 3। अब हो क्या रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, वो क्या कर रही हैं कि अगर उन पे आपको अपना कोई सामान अगर सेल करना है, ठीक है, क्या होता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है वो उन्हीं के प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइज करेगा, और होगा क्या कि और जो प्रोडक्ट्स हैं और जो ये मार्केट में जो सेलर्स हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे। और इस वजह से क्या हो रहा है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एक तरह से मोनोपोली यहाँ पे देखी जाने को मिल रही है, ठीक है। जब भी मार्केट में मोनोपोली हो जाता है, क्या होता है, वहाँ पे किसी भी कंपनी का मोनोपोली होने के कारण वो अपनी मनमानी वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये कितनी चिंता की बात है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है वो हम लोग सेल नहीं कर सकते, बिकॉज जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो
कोई भी जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो उस पर टॉप पे रहेगा। सो इसके कारणवश जो और भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके आगे नहीं आ पाते हैं। सो इसी को ध्यान में रखते हुए ONDC का इनिशिएशन हुआ है, ONDC को लाया गया है, विच इज ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, और बहुत सारे बायर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। और इससे होता क्या है, पहली चीज कि मोनोपोली नहीं होती है। मोनोपोली नहीं होगी, सो होगा क्या कि कोई भी अपना प्रोडक्ट इजीली आके सेल कर सकता है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, हर एक इंसान को हर एक वहां पे हक दिया जाएगा अपना सामान बेचने के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, उनमें बहुत ही कम लोग जाकर अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते थे। और वहीं अगर बात करूं दूसरे सेलर्स की, सो उनका जो होता था प्रोडक्ट वो बहुत अच्छा होता था, लेकिन चूंकि जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है उन्होंने अपने जो है प्रोडक्ट्स उनको टॉप पे रखा है। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो छोटे सेलर्स हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, वो आगे नहीं आ पाते हैं। सो इसी सब को देखते हुए ई-कॉमर्स जो है ONDC ने ये स्टेप लिया है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे बायर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया है, ठीक है। सो ये न्यूज़ है, देखते हैं इसके बारे में और क्या है, ठीक है। सो अगर बात करूं हाउ डज ONDC इंटेंड टू अचीव अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द ऑनलाइन सेलर्स, मतलब कि यहाँ पे जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं लोग, उनके लिए ये चीज कितनी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाई आर मेजर ई-कॉमर्स प्लेयर्स सच एज Amazon एंड फ्लिपकार्ट रिलक्टेंट टू ज्वाइन द ONDC? ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स हैं वो ONDC क्यों ही आएंगे, है ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही इतना बड़ा मार्केट कैप्चर है, तो लोग ONDC में क्यों आना चाहेंगे, वो नहीं आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करूं कि ONDC क्या है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ONDC का मेन मोटो क्या है, मोटो है टू रिड्यूस मोनोपोली, टू रिड्यूस मोनोपोली इन द मार्केट, ठीक है, टू रिड्यूस मोनोपोली इन द मार्केट, ठीक है। सो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन देखते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। सो मैं अगर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की बात करूं, सो ये टॉपिक आपका लिंक हो जाता है GS3 साइंस एंड टेक से, साइंस एंड टेक, ठीक है। नाउ अगर मैं कार्बन सिंक की बात करूं, सो कार्बन सिंक क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कार्बन सिंक के बारे में। सो कार्बन सिंक एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहां पे कि कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कंडीशंस, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पे कि कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाए, उन जगह को हम लोग बोलते हैं कार्बन सिंक। अब चाहे वो आपका ओशन हो गया, चाहे आपका फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, चाहे आपका वेटलैंड हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके कार्बन सिंक हैं। क्यों कार्बन सिंक हैं, क्योंकि ये बेसिकली कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और एनवायरनमेंट में जो कार्बन की जो क्या बोलते हैं, जो वैल्यू है या फिर उसकी जो मात्रा है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। नाउ अगर बात करूं कार्बन सिंक्स की, सो ये भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल, जैसे कि मैंने अभी अभी आपके सामने डिस्कस किया, जैसे कि लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, ठीक है, ओशियंस हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपके नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं। और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल, जैसे कि मैन मेड लेक्स हो गया, ठीक है, मैन मेड पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, विच हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। सो नेचुरल और आर्टिफिशियल
जो कार्बन सिंक्स होते हैं इनमें एक बहुत ही अच्छी खूबी होती है क्या कि ये कार्बन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसमें ये लोग रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं और क्लाइमेट चेंज को भी ये लोग बहुत ज़्यादा हद तक डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं नेचुरल कार्बन सिंक्स की बात करूं सो एक तो हो गया आपका ओशियन, ठीक है, जो मैंने आपको जस्ट अभी भी एक्सप्लेन किया अबाउट ओशियंस। दूसरा आ जाता है आपका प्लांट्स एंड तीसरा है सॉइल्स। सो प्लांट्स, सॉइल्स एंड ओशियन ये तीनों के तीनों आपके कार्बन एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट से ये लोग कार्बन सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की, सो ये ऐसा प्रोसेस है बाय विच द कार्बन सिंक्स, जो कार्बन सिंक्स है दे एब्जॉर्ब्स द कार्बन, मतलब कि आपका प्लांट हो गया, सॉइल हो गया, ओशन हो गया, ये सारे क्या हैं, दीज आर योर कार्बन सिंक्स। और ऐसे प्रोसेस को जहां पे कि एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से कोई भी अगर चीज कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, उसको कहते हैं हम लोग सीक्वेस्ट्रेशन या फिर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली ये एक तरह का आपका प्रोसेस है, दिस इज योर प्रोसेस वेयर व्हाट हैपेंस, द कार्बन इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ कार्बन एब्जॉर्बर्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, सॉइल एंड ओशियन, ठीक है। अगर बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन सिंक की, सो दो तरीके के होते हैं एज आई मेंशन्ड अर्लियर। फर्स्ट इज योर नेचुरल कार्बन सिंक एंड नेक्स्ट इज योर मैन मेड कार्बन सिंक, ठीक है। सो ये कुछ न्यूज आई थी जो कि आपकी द हिंदू में दी हुई है अबाउट योर GS3। अब ये सब तो इसमें दिया नहीं हुआ टॉपिक कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जस्ट बिकॉज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन न्यूज में था, सो इस कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की न्यूज में रहने की वजह से ये सब टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। सो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स ने ये चीज़ फाइंड आउट करी है कि द नेचुरल लिमिट्स ऑफ टू एडिशनल कार्बन एक्यूमुलेशन इन द बायोमास ऑफ फॉरेस्ट इज एब्सेंट टू ऑल डायरेक्ट ह्यूमन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। अंडर द करेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, जो अभी चल रहा है कंडीशन, the removal of all forest management activities, existing forest could increase biomass. So this represents the 15% more carbon which would only offset about 4 years of carbon dioxide। मतलब कि वही चीज लिखी है कि कैसे कैसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो है वो काम करता है, और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, बिकॉज इट रिड्यूसेस ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा इट रिड्यूसेस क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने नोट्स भी प्रिपेयर साथ साथ में करते रहिएगा क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेम टॉपिक है। अब जो मैन मेड कार्बन सिंक के बारे में बात हो रही है ना, सो मैन मेड कार्बन सिंक में क्या होता है कि इट यूजेस द engineered timber, ठीक है, engineered timber now acts as a carbon sink. Now reduce carbon emission involved in the manufacturing of cement, mineral sequestration of carbon dioxide, ocean floor injection, ठीक है, and carbon dioxide is injected into the depleted oil reservoirs or into the ocean floor। मतलब कि जो CO2 है वो इंजेक्ट किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे कि बड़े बड़े आपके ऑयल रिजर्वॉयर्स होते हैं और जो ओशियन का फ्लोर होता है वहाँ पे। और इससे क्या होता है, दे इमिटेट द मिनरल कार्बनाइजेशन, ठीक है। अगर बात करूं इस डायग्राम की, डायग्राम पे क्या है, यहाँ पे सन है, सन की रेस पड़ रही है ओशियन पे, ठीक है। यहाँ पे आपका डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है। नाउ दिस डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट विल हैपन, it will be broken down into carbonate ion
एंड ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो दो चीज़ें हैं जब ये जाके सी बेड पे जाके जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, सो दिस सेडिमेंटेशन विल बी नोन एज कार्बन स्टोरेज। और ओशियन के फ्लोर पर भी जाके ये कार्बन स्टोरेज जमा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये आपका GS2 इंडियन पॉलिटी और GS3 साइंस एंड टेक दोनों में लिंक हो जाता है। देखते हैं क्या है। ये आपकी न्यूज़ कटिंग है जो न्यूज़ में आई हुई है। नाउ न्यूज़ का ये आपका सामने इसके कंटेंट दिया हुआ है। कंटेंट में क्या है देखते हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन वेयर द कैबिनेट अप्रूव्ड ऑन 4 जनवरी 2022 which aims to make India a hub for production and export of green hydrogen। मतलब कि कैबिनेट ने ये चीज़ अप्रूव करी है कि इंडिया को एक तरह से हब बनाना है किस चीज़ का, प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। बाय इम्प्लीमेंट, और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है वो कौन सा मंत्रालय है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये मिनिस्ट्री है जिसने ये चीज़ इंप्लीमेंट करी है। और मैं अगर इसके सब कंपोनेंट्स की बात करूं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं, विच इज़ योर SIGHT, साइट मिशन। साइट मिशन क्या होता है? साइट स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है साइट का, ठीक है। और इसमें जो जो चीज़ें जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इन सब चीज़ों में जो साइट इनिशिएटिव है, जो साइट प्रोग्राम है, वो आगे बढ़कर आता है और इट एक्ट्स एज अ फाइनेंसिंग एजेंसी, ठीक है। और ये एक तरह से फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो इंडिया में आ सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब बात हो रही है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की, गाइस। ध्यान देते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन और भी तरह के हाइड्रोजन, जैसे कि पिंक हाइड्रोजन हो गया, ब्राउन हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका रेड हाइड्रोजन हो गया, येलो हाइड्रोजन हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन हैं। ऑल्दो ये सब न्यूज़ में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका जब ग्रीन हाइड्रोजन न्यूज़ में आ गया अल्टीमेटली आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। हमको ये भी पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। अगर बात करूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की, मान लेते हैं कि अगर किसी भी जो कि हमारा प्रोडक्ट है उसका अगर कलर ब्राउन या ब्लैक है, ठीक है, और वहाँ पे अगर जो फ्यूल है वो कोल यूज़ हो रहा है, वहाँ पे कोल यूज़ हो रहा है, हम लोग इसको बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे आपका ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल का यूज़ हो रहा है। कोल का यहाँ पे यूज़ हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है इस तरह से जैसे कि रेड हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? इसमें आपका न्यूक्लियर पावर का यूज़ होता है। रेड हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूक्लियर पावर का यूज़ होता है। न्यूक्लियर पावर का यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है। अगर बात करूँ वैसे ही जैसे कि आपका येलो हाइड्रोजन हो गया, इसमें क्या होता है? इसमें आपका सोलर पावर यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, येलो हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ग्रे हाइड्रोजन, इवन ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? वो होता है जहाँ पे कि नेचुरल गैसेस का यूज करके हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जाती है, उसको कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। टर्कोइज हाइड्रोजन क्या होता है?
ये भी जस्ट लाइक अ ब्लू हाइड्रोजन होता है, जहाँ पे कि नेचुरल गैस का यूज करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। सो एक बार इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। एग्जाम में दिया जा सकता है कि येलो हाइड्रोजन हो गया, पिंक हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इनमें क्या क्या होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो प्लीज गिव अ लाइक, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एज वेल। और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोग के लिए एक तरह से मॉक टेस्ट सीरीज भी मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूं। इसमें क्या होगा कि हर वीडियो के एंड में जैसे हम लोग क्विज भी करते हैं, क्विज के साथ साथ हम लोग 2-3 क्वेश्चंस लेंगे, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।